हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल स्टडी। और आज करने वाले हम लोग एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए जो इंग्लिश का मॉक टेस्ट है, वो भी इंग्लिश का मॉक टेस्ट कौन सा जो 2021 में पूछे जाने वाला है उस पैटर्न के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक कंप्लीट मॉक टेस्ट है, 20 क्वेश्चंस है विद द पैसेज, ठीक है। पैसेज भी है इसमें, सिनोनिम सेंटोनिम जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल भी उसी तरीके से इसको तैयार किया गया है। तो चलो इस मॉक टेस्ट को अभी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि अभी आपके लिए अनअकैडमी पे एक बैच लॉन्च हुआ है एनडीए एग्जाम के लिए, जिस बैच का नाम है लक्ष्य, ठीक है। इस बैच में अगर आप चाहते हो कि इनरोलमेंट लेना तो आप ले लेना, इस बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बट एक चीज़ ध्यान देना कि सिर्फ इनरोलमेंट लेना बड़ी बात नहीं है। देखो इसमें जो है ना, इसके बारे में जान लो सबसे पहले। ये जो बैच है, तो इसमें क्या है ना, बेसिक से फाउंडर मतलब फाउंडेशन बैच है, बेसिक से पढ़ाया जा रहा है एनडीए के एग्जाम के लिए। आपको भी पता है कि एनडीए का एग्जाम क्रैक करना इतना आसान होता नहीं है बिना कहीं भी पढ़े हुए। सोचोगे सेल्फ स्टडी करके कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है। और अभी लॉकडाउन सब जगह पूरी तरीके से हटा नहीं है और ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो वैसे कंडीशन में आपके पास एक ऑप्शन बचता है अनअकैडमी, एनडीए के लिए सबसे बेस्ट जगह है। तो इस बैच का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। और चाहो ना तो पहले जाके आप फ्री की जो स्पेशल क्लासेस है वो पढ़ लेना। वो कैसे गाइस? तो जो उसका स्पेशल क्लासेस है उसका मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। देखो स्पेशल क्लासेस के लिए ये जो चीजें आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड यूज कर लेना। बहुत सारी फ्री में इसको आपको स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी वहाँ पे, ओके। इसके बाद देखो एक चीज, आपको जो लक्ष्य बैच है उसके बाद आप इनरोलमेंट लेना। इसमें आपको ये 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तब तक आप जाके ना, नीचे मैंने लिंक दे दिया है सब्सक्रिप्शन का, तो आप सब्सक्रिप्शन वहां से अभी मत लेना, जाके बहुत सारी स्पेशल क्लासेस करो, फिर मजा आएगा। फिर जाके इस बैच में आप क्या करना, इनरोल कर लेना। अगर आपको देखो ये जो बैच थी वो भी एक टारगेट बैच में भी लॉन्च हुई है अनअकैडमी पे ही, ठीक है। बाकी सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो एक चीज ध्यान दो, आपको फी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, बट आपको इतना पैसा नहीं देना है अनअकैडमी पे, फालतू का वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हैव अ रेफरल कोड बोल रहा है ना, यहाँ पे रेफरल कोड आराम से फिल कर लेना, ए टू जेड स्टडी जिस तरीके से लिखा हुआ है। फिर देखो सारा फी कम हो गया है ना, 10% ऑफ हो गया। जब सस्ते में काम बन जा रहा है तो फालतू का पैसे खर्च करने से क्या मतलब है, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं क्लासेस। आज का इंग्लिश का जो मॉक टेस्ट है वो, तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे। फर्स्ट नहीं मतलब पूरा का पूरा एक मॉक टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और इसकी पीडीएफ तो अभी नहीं दूंगा मैं, पीडीएफ एक दिन डिले मिलेगा आपको इसका टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे गाइज स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैसेज है ना, प्रैक्टिस सेट वन है। देखो यहाँ पे देयर आर थ्री मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स एनिमल, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि कोस्ट गार्ड का जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था वो है, वो बिल्कुल भी नहीं है। कोस्ट गार्ड का जो है वो अलग था। कोस्ट गार्ड के लिए मैंने आपको 600 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो जो है ना प्रीमियम है, मतलब वो परचेज करना पड़ेगा आपको, ई बुक है वो पीडीएफ फाइल में, ठीक है। बहुत ही सस्ता है, आपको वो ले लो, क्योंकि 600 क्वेश्चन आपको है वहाँ पे कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मतलब बेनिफिशियरी है। साथ में आपको एयरफोर्स एग्जाम में भी काम आएंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो क्या है, देयर आर थ्री मेन ग्रुप ऑफ ओयल्स एनिमल, ठीक है ना। मतलब बोल रहा है कि जिस दो एनिमल्स होते हैं ना, जिनसे कि एनिमल से जो तेल प्राप्त होता है, वैसे मेनली तीन ग्रुप है, ठीक है ना। कौन से? वेजिटेबल, मिनरल, ठीक है ना। मतलब ये जो बोल रहा है क्या, देखो सिंपल मैं पूरा सेंटेंस पढ़ू, देयर आर थ्री मेन ग्रुप ऑफ ऑयल, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। पूरा सेंटेंस मैंने पढ़ा नहीं था। मतलब देखो तेल प्राप्त करने के मेनली तीन सोर्स है हमारे पास। पहला कौन है? एनिमल है, दूसरा वेजिटेबल है, और तीसरा मिनरल से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम वेल्स, ठीक है ना, एंड क्रिएचर्स ऑफ द सी विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल रिमेनिंग इन द वर्ल्ड। बोल रहा है जो एनिमल ऑयल प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत जो है ना, वो क्या है भाई, वो वेल से आता है, ठीक है। वेल मछली का नाम है, वेल मछली सुना होगा। ये क्रिएचर है कौन सी, मतलब एक जीव है, कौन सी भाई, ये समुद्री जीव है, ठीक है ना। जो कि अभी सबसे लार्जेस्ट एनिमल मतलब सबसे लार्जेस्ट प्राणी के रूप में पूरी दुनिया में ये क्या जानी जाती है, ठीक है। अभी आगे देखो क्या बोल रहे हैं, या फिर रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी जो है प्राणी ये बची हुई है पूरी दुनिया में, इससे बड़ा प्राणी अभी कोई नहीं है। पहले था डायनासोर, अब कुछ नहीं है, बस सबसे बड़ा प्राणी कौन सा आता है भाई, वेल मछली। टू प्रोटेक्ट द वेल्स फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द एयर आर्टिक सी, ठीक है ना। ये बोल रहा है वेल मछली जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि ठंडी से जो प्रोटेक्ट होती है ना वो आर्टिक सी में पाई जाती है, तो उसकी जो ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर हैज प्रोवाइडेड देम विथ अ थिक कवरिंग ऑफ अ फैट कॉल्ड ब्लबर। मतलब नेचर ने उसको एक बहुत ही मोटा सा कवर मतलब प्रोवाइड कर रखा है, जिसका नाम क्या है भाई, जो ब्लबर के रूप में ब्लबर कहा जाता है जिसको, ठीक है। वेन द वेल इज किल्ड, जब वेल को मारा जाता है, द ब्लबर इज स्ट्राइप्ड ऑफ, ब्लबर क्या हो जाता है, निकाल लिया जाता है, एंड बॉइल्ड डाउन, और उसको निकाल के क्या किया जाता है भाई, मतलब एक चमड़ी जैसे उखाड़ देना, उसी तरीके से ब्लबर को निकाल के उसको बॉईल किया जाता है।
उबाला जाता है। इट प्रोड्यूस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में तेल प्राप्त होता है इससे। एंड क्या बोल रहे हैं, कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। कि क्या किया जाता है भाई इसको, इससे क्या होता है, देखो मैं आपको पहले इसको इरेज कर दूं। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ऑयल विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। जिसका यूज क्या होता है भाई, ह्यूमन के उपभोग के लिए किया जाता है, मेनली खाना के लिए, ठीक है, मतलब खाना वाना पकाने के लिए, ठीक है। अ फ्यू अदर क्रिएचर्स इल्ड ऑयल, ठीक है ना, मतलब और भी अदर क्रिएचर्स है जिनसे इल्ड होते हैं, ऑयल मतलब प्राप्त होते हैं। बट नन सो मच एज वेल, मतलब इतना नहीं जितना कि जिससे वेल से मिल जाता है, इतना कोई भी जीव जो है नहीं तेल प्रोड्यूस करता है। द लिवर्स ऑफ द कॉड एंड हेलीबर्ट, ठीक है ना, टू काइंड्स ऑफ फिश एड नॉरिशिंग ऑयल, ठीक है, मतलब और जो एक कॉड नाम की एक मछली है और एक हेलीबर्ट नाम की मछली है, उनके यकृत से, लिवर से, ये दो प्रकार की मछलियां के जो लिवर से तेल प्राप्त होता है वो कैसा नॉरिशिंग ऑयल होता है, मतलब पालन पोषण करने वाला। बोथ कोड एंड लिवर ऑयल एंड हेलीबर्ट ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रेन, मतलब ये जो तेल उनके जो लीवर से प्राप्त होता है वो बीमार बच्चों को दिया जाता है। एंड अदर इनवैलिड्स हु नीड, ठीक है ना, और भी जिसमें कमियां होती है उनको दी जाती है, सर्टेन विटामिन में विटामिन की कमी वगैरह रहती है उनको भी ये वाली तेल दी जाती है। वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स, इस वेजिटेबल, मतलब ये जो है ना वेजिटेबल ऑयल है, इसको बहुत पुराने टाइम से जाना जाता है। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, मतलब कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे ये चीज़ नहीं पाया जाए, ये वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। फॉर इट इज यूज इन कुकिंग, इसका खाना का हमें कुकिंग में है। परफ्यूम्स मे बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स, मतलब परफ्यूम्स परफ्यूम्स वगैरह भी बनते हैं, मे बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर, मतलब कुछ फ्लावर्स से जो तेल मिलते हैं उससे क्या बनते हैं, परफ्यूम्स बनते हैं, ठीक है ना। ये बोल रहा है सोप्स आर मेड फ्रॉम ईटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट, मतलब जो सॉप बनते हैं, साबुन बनते हैं सोप, ठीक है ना, सॉप्स वो माने खाने वाले और एनिमल के प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं ना उससे बनते हैं। एंड द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर, मतलब कुछ जो है फूलों के तेल से या फिर कुछ खाने वाले पदार्थों का तेल से या खाने वाला तेल से या फिर एनिमल के प्रोडक्ट से जो तेल निकलता है उससे साबुन भी बनता है, ये कह रहा है। आई होप कि ये पूरा पैसेज बहुत ईजी था, आपने पढ़ लिया होगा। वेल मछली के ऊपर एक तरीके से तेल के ऊपर था, वेजिटेबल ऑयल के, मतलब मछली वेजिटेबल ऑयल था जिसमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होने वाली जो है वो कौन है, ये दिया हुआ है। और कौन सी और दो टाइप की मछली है उनसे तेल प्राप्त होता है, यही सब दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, ठीक है ना, एनिमल ऑयल का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, मेन सोर्स कौन है। ऑब्वियसली ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो आपने भी पढ़ा, सबसे बड़ा जो है वेल मछली के कहाँ से भाई, ब्लबर से मिलता है, ठीक है ना, वेल मछली से सबसे ज्यादा तेल मिलता है एनिमल में। वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूजफुल, वेजिटेबल जो ऑयल है मेनली किस लिए यूज करते हैं हम लोग, खाने बनाने में, कुकिंग में, हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इज यूज्ड इन कुकिंग, ये लिखा है ना, सबसे ज्यादा किस चीज में, कुकिंग में इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहे हैं, द डैश ऑफ फिश इन नॉरिशिंग ऑयल, मतलब फिश का वो कौन सा पार्ट है जहाँ से वो नॉरिशिंग ऑयल मिलता है, मतलब पालन पोषण करने वाला। तो लीवर से, कॉड और हेलीबेट के लिवर से क्या मिलता है, ये वाला नॉरिशिंग ऑयल मिलता है, ठीक है। नॉरिश मतलब क्या होता है भाई, पालन पोषण करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास बोल रहे हैं, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ वेल इज कॉल्ड, मतलब वेल मछली के पास जो एक बहुत ही मोटा सा कवर जैसा होता है, मतलब फैट वसा जिसमें होता है, उसको क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं, मैंने तो पहले बताया ना आपको, ब्लबर, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में एक इरर वाला क्वेश्चन है, इंडिया डिफेंस फोर्सेस फाउट द एनिमी टिल द लास्ट सोल्जर वाज स्टैंडिंग, ठीक है। मतलब बोल रहा है इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेज है, मतलब यहाँ की जो सेना है, वो लड़ते हैं दुश्मनों से कब तक, जब तक लास्ट सोल्जर रहता है, खड़ा रहता है, तब तक वो लड़ते हैं, मतलब समझ गए ना। तो गाइस इसमें एरर देखो कहाँ पे है, जब भी एनिमी से लड़ाई वगैरह करते हैं ना, तो फाइट के साथ, फाइट का देखो पास्ट फॉर्म है फाउट, तो इसके साथ अगेंस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना, फाउट अगेंस्ट द एनिमी, ठीक है ना, दुश्मनों के विरोध में हम लोग लड़ते हैं ना, तो फाउट अगेंस्ट का यूज करो, ठीक है, फाउट अगेंस्ट द एनिमी, ये चीज याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, और द लैंडलॉर्ड कुड नॉट, लैंडलॉर्ड मतलब उस जगह का मालिक, कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जो लैंडलॉर्ड था वो बता नहीं पाया, बता नहीं सका कि किसने, कौन से नौकर ने ग्लास को तोड़ा है, ठीक है। गाइस देखो विच ऑफ द सर्वेंट का मतलब क्या हुआ, उन नौकरों में से किसी एक के बारे में बात कर रहा है, बट पहले तो बात कर रहा है ना कि उन नौकरों में से किसी के बारे में नहीं बता पाया, तो उन नौकरों में से बहुत सारे नौकर थे वहां पे, तो सर्वेंट की जगह पे सर्वेंट्स का यूज होगा, ठीक है ना। इसको सर्वेंट को प्लूरल बनाओ। चलो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन,
द स्पैरोज टुक नो डैश द ब्रेड, स्पैरो ने जो वहां पे जो रोटी रखा था उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान नहीं देने के अर्थ में होता है नोटिस, ठीक है ना, ध्यान देना मतलब नोटिस करना, नोटिस ऑफ। तो नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, नोटिस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मतलब रोटी के टुकड़े को ध्यान नहीं दिया स्पैरो ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहे हैं। ही शोज ग्रेट एबिलिटी डैश मैथमेटिक्स, वो उसका दिखता है किसमें भाई, वो ही शोज मतलब उसको दिखाता है किस चीज में अपना एबिलिटी दिखाता है भाई, वो मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में ना तो इनका यूज होगा, ठीक है ना। और रगा का भी आने वाला है मॉक टेस्ट, चिंता मत करना, बहुत ही अच्छा सा मैंने मॉक टेस्ट तैयार कर लिया है, आधा अधूरा तैयार हुआ है रगा का, काम चल रहा है उस पर भी, क्या कर सकते हैं, काम चल रहा है आराम आराम से, वो भी बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगा आपको। रीअरेंज द सेंटेंसेज, एक चीज ध्यान देना, 2021 में जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, 2021 कर करके प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। जैसे मैथ है 10:30 बजे क्लास लाइव चल रहा है, तो मैथ 2021 करके 10:30 बजे लाइव क्लास का जो ना मैंने मैथ 2021 करके एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जीके जो है 2021 का प्लेलिस्ट बना दिया है। वैसे ही इंग्लिश टेस्ट करके मैं बना दूंगा 2021, और रगा टेस्ट करके 2021 बना दूंगा। समझना कि रगा का टेस्ट में रगा का मॉक टेस्ट रहेगा 2021 के लिए, इंग्लिश 2021 में इंग्लिश का मॉक टेस्ट रहेगा, तो ये चीज समझ लेना, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगली वीडियो जैसी आएगी तो उस प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, उससे रिलेटेड। अभी देखो रीअरेंज द सेंटेंसेस, इसको ना पीक्यू एरए से, तो यहाँ पे समझो, अ सिग्निफिकेंट नंबर इन द रूरल नॉन फार्म सेक्टर टू बी क्रिएटेड ऑफ दिस जॉब विल हैव, ठीक है, इसको पहले कौन सा यूज करना है, यहाँ पे सिंपली समझ लो, यहाँ पे पहला जो है असिग्निफिकेंट नंबर लिखा हुआ है, तो चलो ए से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ए से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। बट क्यू, आर और एस, इन तीनों में देखो सबसे पहले प्रीपोजिशन का यूज है, ठीक है ना, पहले इनका, इनसे तो कोई भी सेंटेंस या स्टार्ट नहीं करेंगे, टू से डायरेक्टली हम कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे, और ऑफ से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, पी का यूज होगा। तो पी देखो किसमें किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर सी में है। बाकी ए को और डी को गोली मारो, इनको हम दोहराएंगे नहीं, बिकॉज प्रीपोजिशन से डायरेक्ट हम कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसके पहले कोई चीज रहेगा, ठीक है ना। अभी देखो असिग्निफिकेंट नंबर, नंबर के बाद क्या होना चाहिए, नंबर के बाद आपको देखो क्या लग रहा है, इसमें क्या होगा, या एक चीज ध्यान दो यहाँ पे ना, पी क्यू आर बनाते टाइम थोड़ा ध्यान दो, इसके लास्ट में क्या है, एस है और इसके लास्ट में क्यू है। ऑप्शन नंबर सी में जब एस है ना, तो एस वाले सेंटेंस को पढ़ो, मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग लास्ट में एस वाला होना चाहिए ना, तो ऑफ दिस जॉब्स विल हैव, अब विल हैव लास्ट में आ गया तो हैव के बाद कुछ आना चाहिए, बट ये बोल रहा है कि नहीं, एस के बाद क्या होगा, एंड कर देंगे, तो ये चीज गलत है, क्योंकि विल हैव के बाद कुछ ना आएगा, या तो कुछ वर्ब आना चाहिए, कुछ इन्फिनिटिव आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए, बट यहाँ पे है नहीं। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये एस नंबर से लास्ट में एंड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हैव के बाद कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, जो कि ऑब्वियसली आना चाहिए हैव के बाद कुछ भी। तो देखो यहाँ पे सिंपली हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, बट हम चलते अब इसको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा है असिग्निफिकेंट नंबर, ये बोल रहे हैं फिर क्या होगा, एस ऑफ दिस जॉब्स, ठीक है, ऑब्वियसली सही है, नंबर ऑफ दिस जॉब्स विल हैव, ठीक है, विल हैव, फिर आ रहा है हमारे पास विल हैव के बाद टू बी क्रिएटेड, हैव के बाद टू यूज होता है, जैसे बोलते थे आई हैव टू गो, मुझे जाना है, तो विल हैव टू क्रिएटेड मतलब कोई काम होता है ना, मैं जाऊंगा, ठीक है ना, आई विल गो, या फिर ये वैसे सेंटेंस है, विल हैव टू मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आई विल हैव टू गो हम लोग बोलते हैं, ऑफ दिस जॉब विल हैव टू बी क्रिएटेड, ये चीज मतलब क्रिएट किया जाएगा, वही बोल रहे हैं, क्रिएट करना पड़ेगा ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। इन द रूरल नॉन फार्म सेक्टर, ठीक है ना, कहाँ पे भाई, ये पता चल जा रहा है, इन द रूरल नॉन फार्म सेक्टर, तो रूरल एरिया में इसको बोल रहा है, तो लास्ट में क्यू से एंड कर रहा है, मतलब इस तरीके से हम इसको बनाना पी क्यू आर एस को, तो इजीली बनेगा। पहले ये देखो कि कौन सा हम पहले यूज कर सकते हैं और कौन सा यूज नहीं कर सकते, अगर आपके पास इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। ऐसे तो मुझे तो चलो मुझे समझ में आ रहा तो मैं बना लिया, बट आपको नहीं समझ में आता तो क्या करते, ये चीज देखते, इन से, टू से और ऑफ से तो कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते हम लोग प्रीपोजिशन से, ठीक है। तो ऑब्वियसली बचा हमारे पास का पी से स्टार्ट होगा, तो पी से स्टार्ट होने वाला या तो बी है या फिर सी है, और इसके लास्ट में देखो एस है और इसके लास्ट में क्यू है, तो क्यू से तो ठीक लग रहा है, चलो ठीक है, बट एस से पता चल रहा है विल हैव के बाद कुछ आगे आता है, जो कि आगे कुछ लिखा नहीं है, तो एस वाला बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा कौन हमारे पास लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन बी है, तो ऐसे भी करके निकल सकते थे। बोल रहा है फाइंड द बेस्ट सिनोनिम ऑफ इफ्रॉन्टेरी, ठीक है ना, इफ्रॉन्टेरी का मतलब क्या होता है, गुस्ताख, मतलब गुस्ताख, मतलब वो होता है ना किसी की रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इम्पुडेंस, ये चीज मैंने पढ़ाया था आपको वो क्या भी धीरा चैनल पे,
वोकैब विद धीरा चैनल जो मैंने बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सिर्फ वोकैब में आपको रेगुलर प्रोवाइड करता हूँ, सिर्फ संडे को छोड़ के। संडे को कोई वीडियो में मतलब कोई भी क्लास कहीं भी नहीं प्रोवाइड करता हूँ। आज अचानक से मूड हुआ कि मैं आपको इंग्लिश का मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बस संडे को छोड़ के वहाँ पे मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, वोकैब के लिए। फाइंड द बेस्ट एंटोनिम ऑफ फॉरबिड, ठीक है। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना। तो मना करने का एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी को अलाउ करना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। मना करना और उसका उल्टा होता है कि हाँ भाई चलो कर लो, मतलब अलाउ कर दिया आपने, इजाजत दे देना। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे। उसने बोला कि मैं अपने दांतों को साफ करता हूँ ट्वाइस अ डे। अब इसको चेंज करेंगे ना तो कुछ लोग बोलेंगे आई क्लीन को, आई का तो ही चेंज होगा, बट क्लीन को हम पास्ट में करेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? ये क्लीन प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा। क्यों? जब भी हमने नरेशन पढ़ा था कब पहले, उसमें पढ़ा था कि जब भी चेंज करते हैं ना इसको, तो जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर रेगुलर हैबिट हो हमारा जो, उनको सेम टू सेम एज इट इज लिख लेते हैं, मतलब वही टेंस में लिखते हैं। तो ऐसे भी हम जब टेंस पढ़ते तो जाते हैं ना कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसको हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखते हैं, चाहे वो कहीं भी यूज करो। या फिर उसके अलावा रेगुलर हैबिट वाला काम जो होता है, ये आई क्लीन माई टीथ जो होगा ट्वाइस अ डे, ये रेगुलर हैबिट है ना कि वो डेली करता है, ठीक है। पास्ट के बारे में नहीं, ये करता था नहीं या फिर आगे जाके करेगा नहीं, ये हमेशा करता है और करता रहेगा, तो इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ही सेड दैट ही क्लीन्स, ही के साथ क्लीन्स होगा, एस लगेगा, V5 यूज होगा। हिज टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है ना। उसने कहा कि वह क्या करता है? रोज ब्रश करता है 2 बार दिन में, ठीक है, मतलब दांतों को साफ करता है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, जिसको ये नहीं पता था जान लेना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? चेंज सेंटेंस एक्टिव पैसिव, मतलब हु प्रिपेयर्ड इट। अब हु का क्या बनाते हैं पैसिव में? बाय हुम बनाते हैं, ठीक है, बाय हुम। और ये क्या है? प्रिपेयर्ड इट मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट के साथ क्या होता है? वाज प्लस भी3 होगा, ठीक है। तो वाज प्लस भी3 ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वाज, वो हमारे पास नाउन से पहले या फिर प्रोनाउन से पहले जाएगा, तो इट से पहले क्या होगा? वाज। तो इट से पहले किस में है वाज? देखो बाय हुम वाज इट प्रिपेयर्ड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले निकलेगा कि नहीं निकलेगा सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट हमारा इट है, तो इट से पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 14, ऑल थम्स, ये बोल रहा है ना इडियम फ्रेजेस है। ऑल थम का मतलब क्या होता है? भद्दा फील होना, ठीक है। ऑल थम का मतलब भद्दा फील होना। मतलब एक वर्ड है हमारे पास ऑकवर्ड, ठीक है ना। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? भद्दा। चलो, राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे बी है। अगर आपको ये नहीं याद होगा तो याद कर लेना, आगे एग्जाम में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय डेट पर्सन, मतलब एक ऐसा लाइफ हिस्ट्री जो इंसान खुद ने लिखा हो अपना। डेट पर्सन मतलब खुद के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो खुद के द्वारा जो लिखा होता है उसको बायोग्राफी नहीं, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय डेट पर्सन, मतलब उस खुद ने अपना लाइफ हिस्ट्री लिख दिया, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सिनोनिम ऑफ ब्रीफ, ब्रीफ का भी सिनोनिम मैंने तुरंत पढ़ाया था वो क्या, विद धीरा पे, विद DWD पे, ठीक है ना। वो क्या विद धीरा पे मैंने आपको पढ़ाया था। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त करना, मतलब संक्षिप्त में लिखना, मतलब जितना शॉर्ट में हो सके कोई स्टोरी को बता दो, कोई पैसेज को लिख दो, वही होता है शॉर्ट, राइट। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? शॉर्ट, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, एंटोनिम ऑफ इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब एक पढ़ाया गया था बहुत जल्द। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है ना। इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, और इसका उल्टा होगा बहुत छोटा। बहुत छोटा मतलब होता है टीनी, ठीक है ना। टीनी मतलब बहुत छोटा, टीनी बर्ड बहुत छोटी सी चिड़िया, इंग्लिश में पढ़ने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा वर्ड है जो करेक्ट है? देखो शेड्यूल के सारे स्पेलिंग्स है चारों के चारों, बट इसमें से करेक्ट कौन सा है? ठीक है, शेड्यूल का मतलब तो पता ही होगा क्या होता है। चलो, ऑप्शन नंबर डी जो है शेड्यूल है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग लाइव शेड्यूल कर देते हैं लाइव क्लास को। मैं पहले ही देखो, मुझे 10:30 बजे स्टार्ट करना होता है मैथ क्लास, तो मैं 7-8 बजे शेड्यूल कर देता हूँ, पता उस टाइम पे पता चल जाता है आप लोगों को ना कि ये 10:30 बजे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। द हेडमास्टर कांग्रेचुलेटेड रंजन डैश गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप। ऑप्शन 4 है, मतलब हेडमास्टर क्या किए भाई, उसको बधाई दिए रंजन को, किस लिए? गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप, किस लिए? कुछ उसको मेरिट स्कॉलरशिप मिला उसके लिए, किस भाई? गेटिंग है इसके पहले, तो प्राप्त करने के लिए, तो फोर गेटिंग होगा, के लिए का अर्थ क्या होता है? फो, ठीक है। फो गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप, ये तो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग पे था, जिसको पता होगा आप लोग आंसर कर लियोगे इजली। और ये 30 नहीं, इसको 20 करना। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्मॉल स्मॉल पैक स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना। वो जो बोलते हैं ना स्मॉल पॉक्स, जैसे चेचक, ठीक है ना, वही ये स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड
डैश इंडिया, ठीक है ना। इरेडिकेटेड मतलब उन्मूलन हो जाना, खत्म हो जाना, मतलब इंडिया से क्या हो गया, खत्म हो गया। कोई भी चीज यहाँ से खत्म हो जाए मतलब यहाँ से चला जाए, उसको फ्रॉम में यूज करते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम, फ्रॉम इंडिया जैसे बोलते हैं ना, हम लोग जैसे बोलते हैं ना टू, ठीक है, जैसे एक लेटर भेजते हैं तो वहाँ पे एक होता है टू और एक होता है फ्रॉम, देखो ये उसका फॉर्मेट होता है, आप समझ लो यहाँ पे, उसको याद हो जाएगा अभी आपको। मतलब एक लेटर भेज रहे हो आप, पहले लिखते हैं ना फ्रॉम, जिसके पास भेज रहे हो, टू जहां से भेज रहे हो, तो जहां से जा रहा है ना वहां टू, ठीक है, और जिसके पास जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया, समझो यहाँ पे लेटर है, जिसके पास जा रहा है वहां पे टू होता है, और जहां से जा रहा है फ्रॉम होता है, मतलब मैं आपको भेज रहा हूँ तो फ्रॉम धीरज, ठीक है। टू आपका नाम राजीव है तो आप यहाँ पे टू राजीव, राजीव के पास पहुंचेगा भेजने वाला धीरज, तो ये इंडिया से जा रहा है ना, तो फ्रॉम इंडिया होगा, ठीक है ना, फ्रॉम इंडिया। चलो ठीक है। चलो आज जो है 20 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 20 था, 30 नहीं है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आई होप कि आपने एटलीस्ट 15 प्लस तो सही किए ही होंगे इसमें, ठीक है ना। और आपके कितने में स्कोर किया आपने इस क्लास में, कमेंट करके जरा बताना मुझे। और हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।